स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार आजाद और आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज ए सी आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, पिछले वीडियो लेक्चर में, कि कैसे हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करें, उसके कंपोनेंट में उसको तोड़ें। ठीक है, और हम लोग बस उतना ही जान रहे हैं जितना हमें फिजिक्स में ज़रूरत है, जो बेसिक है उतना ही जान रहे हैं, बेसिक में हमारा काम चल जाए। और उसमें थोड़ा सा आगे चल के हम लोगों को पढ़ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कि एक से ज़्यादा परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं, 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकते हैं स्पेस में, और तीनों डायरेक्शन में हम एक कंपोनेंट, एक वेक्टर के उसके कंपोनेंट को तोड़ें। ठीक है, ताकि उस कंपोनेंट को फिर से जोड़े तो वही वेक्टर आ जाए। तो इस प्रकार से हम तोड़ना चाहते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना यूनिट वेक्टर का। ठीक है, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ना। एक तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि भाई अगर कोई वेक्टर है उसको उस डायरेक्शन में तोड़ना हो जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता है, तो वो होता है, अगर ये वेक्टर ए है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो हो जाएगा ए साइन थीटा। देखो, एक कंपोनेंट से काम नहीं चलेगा। अगर सिर्फ इस कंपोनेंट को कहोगे तो दूसरा कंपोनेंट बताओगे ना। अगर एक कंपोनेंट तुमने बताया तो जब तक दूसरा कंपोनेंट नहीं बताओगे तो पहला कंपोनेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जैसे अगर 5 कहते हो तो 5 को 2 + 3 भी ले सकते हैं और 4 + 1 भी ले सकते हैं। अगर तुम कहोगे कि इसका एक कंपोनेंट 4 है तो भैया जब तक 1 नहीं बताओगे तो 4 का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, कि 4 के साथ तुम क्या जोड़ रहे हो? कंपोनेंट तो उसका सारा चाहिए, पूरी दुनिया से कंपोनेंट है। क्या 100 इसका कंपोनेंट नहीं है? है, बिल्कुल है। 100 में से घटाओ उसको। ठीक है, 100 में घटाओ तो 95 आ जाएगा आपका। तो सारा कंपोनेंट है इसका। ठीक है, तो जब से आप दूसरा कंपोनेंट नहीं बताते हो तो पहले कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में जानते हैं। ये है आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्यों वेक्टर्स को तोड़ना चाहते हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर तुम फिजिक्स से नियम लगा रहे हो वो इस डायरेक्शन के फिजिक्स के नियम से बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में अलग लगाइए नियम और इस डायरेक्शन में अलग लगाइए, एक दूसरे को कोई फर्क नहीं डालेंगे वो। ठीक है, इसी का फ़ायदा हम उठाते हैं। और हम लोग जो वेक्टर होता है उसको हम ऐसे कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं जो कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो यही हम करने वाले हैं, करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ें सीखना है, जैसे है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को सीखते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई? तो दोज वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, यूनिट मतलब एक होता है, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? एक होता है, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। डायरेक्शन तो उसका होगा पर मैग्नीट्यूड उसका 1 होगा। डायरेक्शन किधर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसको हम कभी कभी डायरेक्शनल वेक्टर भी कह देते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो सिर्फ ये डायरेक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल आता है। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे एक्स डायरेक्शन में आप जानते हो कि 3 डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, अपने बाएं हाथ की उंगली को फैलाओ, जो 3 उंगली हैं, आपका अंगूठा है, मध्यमा है और कनिष्ठ है। ठीक है, तीनों उंगलियों को आप फैलाइए। फिंगर जो फिंगर है, रिंग फिंगर है और मिडिल फिंगर है और आपका थंब है, तीनों का फैलाइए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और लेफ्ट हैंड वाला फैलाइए। ठीक है, ऐसे ऐसे, और एक आपके तरफ आ रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह से फैलाइए आप। तो ये तीनों जो है वो 3 डायरेक्शन को बताइए। 3 डायरेक्शन बताते हैं, तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। इसमें एक एक्स होता है, तो एक वाई होता है और एक जेड होता है। ठीक है, ध्यान रहे एक्स वाई जेड जब भी घूमेगा तो इस डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में घूमेगा। गलती से ऐसा नहीं हो कि एक्स इसको दे दो, वाई इसको दे दो, ठीक है, और जेड इसको दे दो, ऐसा मत कर देना। ठीक है, जब भी आपका होगा, ठीक है, तो आप अगर एक्स इसको देते हो तो वाई ये होगा और जेड ये होगा। जब भी घूमेगा तो कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अगर इसको एक्स का तो ये वाई होगा और ये जेड होगा। इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सदैव के सदैव आपके रहेंगे, और तीनों जो इसके डायरेक्शन होगा वो आपके लेफ्ट हैंड के जो 3 फिंगर मैंने बताया है उसी फिंगर से दिया जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड का डायरेक्शन आपने अभी तक 2 ही कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, एक्स और वाई। यहाँ पे जेड भी होता है और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या कहा है भाई कि आई जो है, आई कैप, इसको आई कैप पढ़ते हैं, आई के ऊपर कैप है ऐसे, तो आई कैप पढ़ते हैं कि यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन ऑफ एक्स। एक्स के डायरेक्शन में, एक्स एक्सेस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप कहते हैं। ठीक है, जे कैप उसी प्रकार से अगर बाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से यूनिट वेक्टर जो जेड के डायरेक्शन होता है उसको के कैप कहते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो इसको हम लोग याद करेंगे, रखेंगे। ठीक है, अब इसी का इस्तेमाल करके हम लोग एक वेक्टर को लिखना चाहते हैं। ठीक है, किसी वेक्टर को लिखने के लिए क्या तरीका है कि भाई मैग्नीट्यूड लिख दो और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिख दो। ठीक है, मैंने बताया था कि कोई वेक्टर अगर लिखना है आप लोगों को तो उस डायरेक्शन का, वो जैसे ए वेक्टर लिखना है तो ए का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए
और ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिख दीजिए। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और ए कैप जो यूनिट वेक्टर होता है उसको अब ये यहाँ से निकाल सकते हैं। ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है ये, इसको अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो किसी वेक्टर को लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को लिख दीजिए, तो आपको निकल के आ जाएगा। चलिए हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे ओ पी या ये ए वेक्टर जो है एक वेक्टर है, इसका नाम ए है, नाम मैंने ओ और पी रखा है, ठीक है। इसको हम दो वेक्टर को जोड़ कर बना सकते हैं, ये वेक्टर एक है और ये वेक्टर है, ठीक है। इस कंपोनेंट का नाम रखा ए एक्स और इस कंपोनेंट का नाम रखा ए वाई। इसका जो हाइट है मैग्नीट्यूड है उसको ए एक्स है और यहाँ पे ए वाई है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर खींचा उसको पॉइंट एम है। तो ए जो वेक्टर है उसको हम ओ एम, ये वेक्टर है ओ एम वेक्टर और एम पी वेक्टर, इन दोनों को जोड़ के हम ए वेक्टर बना सकते हैं। ओ एम का मैग्नीट्यूड, ओ एम का लेंथ कितना है, ए एक्स है, तो ए एक्स हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया। उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन है ना, तो आई कैप हमने लिख दिया। और ए वाई एम पी जो है वो एम पी ये है, इसका लेंथ हमें पता है ए वाई, और ए वाई के साथ इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमने मल्टीप्लाई किया जे कैप, ठीक है। तो ये आपका बन के आ गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम इसको कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, इसे कंपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वेक्टर ही ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है, ठीक है। दोनों बराबर है, तो जब भी मन करेगा ए वेक्टर लिखेंगे, जब भी मन करेगा उसकी जगह पे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग नॉलेज की बात करें तो ए एक्स को आप बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। इसको बस यहाँ से देख के बता सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे इस फॉर्म में अगर वेक्टर लिखा रहेगा तो आप इसका मतलब समझिएगा कि एक वेक्टर है जिसका कंपोनेंट आई डायरेक्शन में जो एक्स डायरेक्शन में है वो एक्स है और बाई डायरेक्शन में जिसका कंपोनेंट है वो ए बाई है, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हैं इसको। अगर कोई एक्स को निकालने के लिए कहे तो एक्स है क्या भाई, तो एक्स आप अगर आप देखो तो ये है आपका ए वेक्टर और इसका एक कंपोनेंट डायरेक्शन में अगर ये एंगल बता दे हमें कोई तो इसका हम निकाल सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन के साथ हमें एंगल पता होता है उस डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ए किसके बराबर होगा, ए कॉस थीटा, और ए वाई किसके बराबर होगा ए साइन थीटा। देखो यहाँ पे बहुत सारे नॉलेज एक साथ आ रहा है, तो इसको आपको बार बार देख के फेयर बना के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप सारी चीज़ों को गेट कर सकते हो। क्योंकि ये अगर आप मैथ में जाओगे तो पूरा 1 महीना का सिलेबस चलता है, ठीक है, वेक्टर में, और यहाँ पे 1 महीना में हम लोग ढेर सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा होगा, होना भी है, ठीक है। तो हम लोग कम भी पढ़ रहे हैं पर नॉलेज तो उतना लेना ही पड़ रहा है, तो उतना दिमाग में तो हटाना ही पड़ रहा है। अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं यहाँ पे थीटा भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये दे दे, अगर सिर्फ ये दे दे, ठीक है, आपको कंपोनेंट दे दो, आपसे पूछ ले कि एक्स एक्सिस के साथ इस वेक्टर का एंगल क्या है, तो कॉस थीटा ही है ना एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल, तो कॉस थीटा निकालेंगे तो एक्स कंपोनेंट जो है एक्स के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको लिखेंगे और जो इसका मैग्नीट्यूड है जो वेक्टर कंप्लीट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको कॉस थीटा निकल जाएगा। साइन थीटा भी उसी प्रकार से निकल जाएगा। अब कॉस थीटा निकल जाएगा, साइन थीटा तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक हम इस्तेमाल करके निकाल ही लेंगे, ठीक है। एक और टैन थीटा भी निकल सकता है, अगर दोनों को डिवाइड कर दीजिए टैन थीटा निकल के आ जाएगा। देखिए टैन थीटा भी निकाल सकते हैं हम, ए बाई और एक्स को डिवाइड कर दें, इन दोनों इक्वेशन को इसको और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आपका टैन थीटा भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा और देखें कि अगर इन दोनों को हम स्क्वायर करके जोड़ दें, जो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर, दोनों तो कॉमन ही है तो इसको हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा जो कि 1 हो जाता है। तो ये देखिए इसके बराबर हो जाता है। यानी कि अगर इस फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन अगर आपको वेक्टर दे रखा है कंपोनेंट के फॉर्म में तो उसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो मैग्नीट्यूड ये होगा, एक्स अगर कंपोनेंट दे रहा है तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए बाई का स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ये आपका कंपोनेंट निकल के आ गया है, डायरेक्शन निकल के आ गया, थीटा क्या है डायरेक्शन ही है, एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल निकल के आ गया है, तो हर चीज़ आपको पता लग गया। तो इस फॉर्म में यदि कंपोनेंट दिया रहे, अगर इस फॉर्म में वेक्टर दिया रहे कंपोनेंट के फॉर्म में तो आप उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। डायरेक्शन निकाल सकते हो, एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये सब आपका नॉलेज है जो आपको याद रखना है। कुछ एक मैं इसका क्वेश्चन भी करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो। चलिए क्वेश्चन हम लोग इसको कैसे करते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ ओपी जो वेक्टर है ये है ओपी वेक्टर, ये ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, यानी ओपी का लेंथ दे रखा है कितना 10, ठीक है। यूनिट उसने नहीं दिया है, कोई बात नहीं। देर रिप्रेजेंट द वेक्टर ओपी इन द वेक्टर फॉर्म, हमको इसका ये लेंथ दे रखा है ये वाला ओपी,
10 और हमको कहा है कि इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। वेक्टर के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करना होता है तो उसे कंपोनेंट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये ax निकालना पड़ेगा और ay निकालना पड़ेगा। कंपोनेंट निकालेंगे तभी तो कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ax कैसे निकालेंगे, तो ax निकालना है a cos थीटा, ऐसे निकालते हैं। ऐसे भी तुम जान रहे हो ट्रिग्नोमेट्री सीधे सीधे बन गया, x तो ऐसे भी निकाल लोगे, x क्या होगा a cos थीटा। ठीक है, a cos थीटा होगा तो a का वैल्यू तो आपने बता ही रखा है 10 है, और cos 37 डिग्री, ये 37 एंगल है, दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है, तो 37 का वैल्यू तो 4/5 और ये आपका 8 आ गया। ए वाई निकालोगे ऐसे ही तो हो जाएगा a sin थीटा, a sin थीटा 10 लो, इसका a का वैल्यू 10 है और sin थीटा sin 37 डिग्री का वैल्यू 3/5 आएगा, इसको सोल्व करोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x कंपोनेंट निकल गया, a y कंपोनेंट निकल गया। अब a वेक्टर को हमको लिखना है तो क्या हो जाएगा भाई, a वेक्टर क्या होता है ax i का प्लस a y j कैप। ठीक है, तो हमने ax का वैल्यू दे दिया 8 i कैप और यहाँ पे 6 j कैप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसे कंपोनेंट के फॉर्म में उस वेक्टर को लिख सकते हैं और ये बहुत काम करेगा। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करता है ये। तो इस प्रकार से हम इसको तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी एक वेक्टर, इसको भी लिखना है हमको। ये वेक्टर यही 10 वाला वेक्टर को अभी इधर दे दिया गया, एंगल अभी कहाँ से दे दिया गया, बाई एक्सेस से। ठीक है, तो इसको आप खुद से बनाइए, इस क्वेश्चन खुद से बनाइए, आंसर दिया हुआ है। आपको कंपोनेंट क्या करना है, ये वाला कंपोनेंट लेना है और ये वाला कंपोनेंट लेना है। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा होगा कि ये आपको इसका वैल्यू निकालना, माइनस इसके कारण नहीं आएगा। ये हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड आपको जान ही रहा है कि एक्स के बराबर ही होगा। ठीक है, ये सॉरी एक्स के बराबर नहीं होगा, ये एंगल 37 के बराबर ए बाई के बराबर आ जाएगा। ये बाई कितना हम निकाल के लाए थे, 6 निकाल के लाए थे। ठीक है, और हमारा ये बराबर कितना निकल के आएगा, ये एक्स के बराबर निकल के आएगा, ये 8 के बराबर आएगा, ये 8 आएगा और ये 6 आएगा। ट्रिग्नोमेट्री से हम निकाल सकते हो। ठीक है, 6 आएगा, 6 भाई इस डायरेक्शन में है ये वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हो गया 6 और ये डायरेक्शन कौन सा है, तो इधर डायरेक्शन को हमने आई कैप कहा था, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, माइनस आई कैप का डायरेक्शन होगा। ठीक है, और ये तो जे कैप का डायरेक्शन है ही है। ठीक है, तो इसके हमने माइनस आई कैप कर दिया और इसमें जे कैप लगा दिया। तो इसका मैग्नीट्यूड लिखिए और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यूनिट वेक्टर इधर का आई कैप था तो इधर का क्या होगा, माइनस आई कैप। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने दे रखा है। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन भर भर के दे रखा है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिस, आप इसको पहले कीजिए खुद से, कमेंट में बताइए मुझे आंसर सबका कौन सा बन रहा है, कौन सा में दिक्कत आ रहा है। तो एक और है ओपी यहाँ पे दे रखा है, ये ओपी अभी इस वक्त इधर इस डायरेक्शन में दे दिया है, 1 मिनट, इस डायरेक्शन में दे दिया है, ये ओ है, ये पी है। ठीक है, ए बी इस बार दे रखा है 10, इसको भी आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन नहीं है, आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पे ए बी 10 दे रखा है, इसको भी आपको लिखना है। ठीक है, तो इस सबको आप वेक्टर के फॉर्म में लिखिए। कहीं दिक्कत आता है तो बताइए, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप देखिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप बनाइए। ये भी क्वेश्चन है, इसको भी बनाइए, और इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को आप बनाइए। ठीक है, तब जाके आगे हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आगे मैं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर वगैरह पर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोशन की तरफ चलेंगे, मोशन को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि इसको जब भी वीडियो मैं ऐड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और उसी वक्त आप देख लीजिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी आगे सिलेबस कवर कर पाएँ 11th का। क्योंकि 11th के बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है लॉकडाउन का, क्योंकि अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया, वो डिसाइड भी नहीं कर पा रहे क्या करना है आगे। तो कम से कम बेसिक चीज़ें पढ़ते जाइए। बेसिक मैथमेटिक्स मैंने शुरू किया है, क्योंकि हर जगह फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगा आपको, मैथ में जरूरत पड़ेगा, और भी हर जगह जरूरत पड़ने वाला है इसका। ठीक है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।